एक है रिलीजियस पोलराइजेशन और एक है सोशल पोलराइजेशन। रिलीजियस पोलराइजेशन का अर्थ होता है धार्मिक ध्रुवीकरण और सोशल पोलराइजेशन का अर्थ होता है सामाजिक ध्रुवीकरण। ये दो लड़ाइयाँ है। रिलीजियस पोलराइजेशन जो है वो कांग्रेस, बीजेपी, आरएसएस, विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल के लोग चला रहे हैं और सामाजिक ध्रुवीकरण जो है भारत में सिर्फ वामन मेश्राम साहब के नेतृत्व में चल रहा है। रिलीजियस पोलराइजेशन से क्या होगा? तो रिलीजियस पोलराइजेशन से हिंदुत्व मजबूत होगा और हिंदुत्व का ठेकेदार ब्राह्मण है तो ब्राह्मण मजबूत होगा, हमारी गुलामी दीर्घजीवी होगी। यह है धार्मिक ध्रुवीकरण। और सामाजिक ध्रुवीकरण से क्या होगा? तो सामाजिक ध्रुवीकरण से एससी, एसटी, ओबीसी और माइनॉरिटी, अगर इनमें सामाजिक अगर ध्रुवीकरण होगा, भाईचारा अगर निर्माण होगा तो संचय शक्ति का निर्माण होगा और संचय शक्ति का उपयोग और प्रयोग हम लोग हमारी आजादी हासिल करने के लिए उसका उपयोग और प्रयोग हम लोग कर सकते हैं। हमारी समस्या का समाधान करने के लिए उसका उपयोग और प्रयोग हम लोग कर सकते हैं। एजिटेशन के लिए उसका उपयोग और प्रयोग हम लोग कर सकते हैं। सत्ता परिवर्तन के लिए उसका उपयोग और प्रयोग कर सकते हैं। इतना ही नहीं तो इस देश में सामाजिक ध्रुवीकरण से सामाजिक क्रांति होगी और सामाजिक क्रांति से व्यवस्था परिवर्तन होगा। ये मामला इतना गंभीर मामला है सामाजिक ध्रुवीकरण का। दो लड़ाइयां चल रही है। आज देश के हालात और परिस्थिति इतनी गंभीर है कि जो हमारे उच्च शिक्षित जो स्कॉलर है वो सुसाइड करने के कगार पर आए हैं। ये सुसाइड नहीं है, इनकी हत्या है। क्योंकि हमारे जो छात्र हैं एक तो पॉपुलर वे में काम करते हैं और कुछ छात्र प्रॉपर वे में काम करते हैं। भारतीय विद्यार्थी युवा बेरोजगार मोर्चा हम लोग पॉपुलर वे में काम नहीं करते, हम लोग पॉपुलर वे में काम करते हैं। प्रॉपर वे में हम लोग काम करते हैं। जो लोग पॉपुलर वे में काम कर रहे हैं वो आइसोलेशन में काम करते हैं। जब हैदराबाद यूनिवर्सिटी में रोहित वेमुला का जब आंदोलन चल रहा था, हैदराबाद में उसी साल हमारा राष्ट्रीय अधिवेशन लगा हुआ था। हम लोग जाकर मिले, तब रोहित वेमुला जिंदा था। उनको समझाने का भी हम लोगों ने प्रयास किया। आज हमारे बच्चे सेंट्रल यूनिवर्सिटी में सुसाइड कर रहे हैं। उसके दो कारण हैं। पहला कारण यह है कि हमारे छात्रों को व्यवस्था के बारे में कोई समझ नहीं है। मैं झारखंड में जब मेरा परिवर्तन यात्रा निकला मेरे नेतृत्व में, तो एक कार्यकर्ता के घर में जब रहने की व्यवस्था थी, उस कार्यकर्ता के घर में गए तो उस कार्यकर्ता का बेटा जो था वो 4th क्लास में था। ज्यादा ज्यादा 9th या 10 साल का होगा, 9 या 10 साल का। तो उसने बोलते बोलते, छोटा सा बच्चा बोलते बोलते उसने मुझे कहा कि बोले अंकल मेरा एक कंपटीशन से स्कूल में से नंबर निकाल दिया। तो मैंने कहा क्यों निकाला? तो उस 9 इयर्स बच्चे ने मुझे कहा वो स्कूल ब्राह्मणों की है। बोले 9 साल का बच्चा, वो बच्चा करेगा सुसाइड? है सुसाइड करेगा? 9 साल का बच्चा कह रहा है ब्राह्मणों की स्कूल है। सुसाइड नहीं करेगा। जो बातें आपको बताई जा रही, तो हमारे जो बच्चे हैं सेंट्रल यूनिवर्सिटियों में पढ़ रहे हैं, सुसाइड कर रहे हैं। व्यवस्था की समझ ना होने की वजह से हमारे बच्चे सुसाइड कर रहे हैं। व्यवस्था 2 प्रकार की है भारत में। एक है समाज व्यवस्था, दूसरी है शासन व्यवस्था। समाज व्यवस्था एक जाति के नियंत्रण में है, शासन व्यवस्था भी एक जाति के नियंत्रण में है। नजीब जेएनयू से गायब हो गया। हमारे एक
छात्रों ने, यहाँ पे बहुत सारे छात्रों ने पहले भी सत्र में बात रखी, दूसरे भी सत्र में बात रखी। मुझे तो अभी ऐसा लग रहा है कि हमारे छात्र अभी इतने बोलने के लिए तैयार हुए हैं कि राज्य अधिवेशन आने वाले दिनों में, ये 10 सत्र का नहीं, शायद 2 दिन का हम लोगों को आने वाले दिनों में महाराष्ट्र का राज्य अधिवेशन लेना पड़ेगा। बड़ी खुशी हो रही है क्योंकि पिछले 13 साल से और मेश्राम साहब 42 साल से ये काम कर रहे हैं। बड़ा अच्छा लगता है जब हमारे छात्र नौजवान जब बोलने के लिए तैयार होते हैं। मैं भी छात्र नौजवान हूँ, कोई ज़्यादा बुजुर्ग तो हूँ नहीं है। बहुत सारे लोग धोखा खा जाते हैं प्रेम कुमार गिड़ाम को। मेरा उत्तर प्रदेश सोनभद्र में कार्यक्रम था, एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट आया, मेरे बाजू में ही बैठा और मुझे ही पूछ रहा है प्रेम कुमार गिड़ाम नहीं है। मुझे ही पूछ रहा है प्रेम कुमार गिड़ाम नहीं है। मैं बोला आएंगे आएंगे। फिर जो आयोजक लोग होते हैं, जो भी मेहमान हमारे आसपास आकर बैठता है, उसका परिचय आकर देते। तो उन्होंने मुझे कान में बताया ये एमपी है, फिर उसको बताया ये प्रेम कुमार गिड़ाम है। तो मेरे तरफ देखने लगा। तो मैं भी छात्र नौजवान हूं, मेरी भी उम्र कोई ज्यादा उम्र नहीं है, लेकिन समाज का नेतृत्व करना चाहते हो तो कमिटमेंट बहुत जरूरी है। आंदोलन संख्या बल पर नहीं चलता, आंदोलन कमिटमेंट के आधार पर चलता है। जिसका जितना कमिटमेंट होगा उसकी उतनी जिम्मेदारी होगी। 4 चीजें इंसान को खत्म कर देती है जिंदगी में। सबक सीख लो और लिख भी लो। 4 चीजें। पहली चीज है क्रोध, दूसरा है चरित्र कैरेक्टर, तीसरा है स्वार्थ और चौथा है लापरवाही। ये 4 चीजों से कभी भी जिंदगी से बचने का प्रयास करना, कोशिश करना। तो साथियों, समाज व्यवस्था क्या है? तो समाज व्यवस्था में वर्ण व्यवस्था है, जाति व्यवस्था है, स्त्री दासता है, अछूत है, आदिवासियों का अलगीकरण है। यह समाज व्यवस्था एक जाति के नियंत्रण में चली गई। दूसरा है शासन व्यवस्था। शासन व्यवस्था क्या है? देश को चलाने के लिए 4 पिलर है। देश को चलाने के लिए 4 पिलरों की जरूरत है। ये लाइट वाले भाई किधर गए? इनको बोलिए ये थोड़ा लाइट उधर घुमाइए। तो मुझे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है, ऐसा लग रहा है कि चेयर को तो नहीं सुना रहा हूं, है? थोड़ा घुमाइए उधर। वो लाइट वालों को बताना होगा। हाँ, वो उसका थोड़ा ये कर सकते हैं। वो उसका है, या उसको उधर घुमाइए। और ये जैसे था वैसे। हाँ, जो बातें आपको बताई जा रही, इतनी गंभीर बातें हैं साथियों। देश को चलाने के लिए 4 पिलर: विधेयपालिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, प्रचार प्रसार माध्यम। हमारे समाज में हजारों संगठन है और हजारों संगठन समस्या के ऊपर काम कर रहे हैं, और समस्या ये परिणाम है, कारण नहीं है। इटली के एंटोनी ग्राम्सी कहते हैं जिस समाज की समस्या होती है वो समाज गुलाम होता है। अगर गुलाम समाज को अगर आजाद कराना है तो गुलाम समाज में पढ़े लिखे लोगों का निर्माण होना बहुत जरूरी है। हमारी हजारों समस्या है। दिल्ली में गटर है, गटर ओवरफ्लो हुआ है, गंदा पानी बाहर आया। किसी व्यक्ति ने सोचा वो पानी हमारे घर में नहीं आना चाहिए, इसलिए मट्टी का बांध बांध रहा है। पानी दूसरे के तरफ जा रहा है, दूसरा मट्टी का बांध बांध रहा है। पानी तीसरे के तरफ जा रहा है, तीसरा मट्टी का बांध बांध रहा है। समस्या गटर में है और समाधान हमारे लोग मट्टी का बांध बांधने का कार्यक्रम इस देश में चल रहा है। दर्द उंगली को है और मलम पट्टी हमारे लोग पैर को कर रहे हैं। सर्दी की बीमारी है, खांसी की गोली खाओगे तो सर्दी गायब होने वाली नहीं है। हजारों समस्या है, हजारों समस्या का समाधान चाहते हो, हजारों समस्या की लिस्ट बनानी होगी। नंबर 1 की समस्या को हाथ में लेना होगा, नंबर 2 की समस्या को हाथ में लेना होगा, 3 वेटिंग पर है। जो बातें आपको बताई जा रही, जितने भी महापुरुष पैदा हुए
समझ आने में 25 साल निकल जाते हैं और 25 साल के बाद में वो महापुरुष अपना आंदोलन शुरू करता है समाज में। जो बात समझाने के लिए उदाहरण आप लोगों को दे रहा हूं, गंभीरता किस चीज में होनी चाहिए। कोई भी महापुरुष जब जन्म लेता है, समझ आने में 25 साल निकल जाते हैं, 25 साल में वो समाज का आंदोलन शुरू करता है और 40 साल में थक जाता है। 65 साल की उम्र हो जाती है 40 साल में, 40 साल आंदोलन, 65 साल 70 साल में आदमी ऊपर चला जाता है। फिर और कोई महापुरुष पैदा होता है, फिर समझ आने में 25 साल निकल जाते हैं, फिर और 40 साल तक काम करता है। हजारों समस्या का आप लोग समाधान चाहते हो। हजारों समस्या परिणाम है, कारण नहीं है। हमारे लोग मट्ठी का बांध बांध रहे हैं। भारतीय विद्यार्थी व बेरोजगार मोर्चा जो है, हम लोग मट्ठी का बांध बांधना नहीं चाहते, हम लोग गटर को बदलना चाहते। क्या चाहते हो आप लोग? मट्ठी का बांध बांधना चाहते हो या गटर को बदलना चाहते हो? अगर गटर को बदलते हैं तो गटर को अगर बदलते हैं तो गंदा पानी आना बंद हो जाएगा। ये गंदा पानी क्या है? गरीबी है, लाचारी है, भूखमरी है, नौकरी खत्म, आरक्षण खत्म। जो बातें आपको बताई जा रही, देश को चलाने के 4 पिलर विधेयपालिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, प्रचार प्रसार माध्यम एक जाति के नियंत्रण में, समाज व्यवस्था एक जाति के नियंत्रण में और शासन और राज्य व्यवस्था भी एक जाति के नियंत्रण में चली गई। विधेयपालिका, ब्राह्मणों की संख्या भारत में 3.5% है। 3.5% ब्राह्मणों की 5 राष्ट्रीय लेवल की पार्टियां, कांग्रेस ब्राह्मणों का दल, बीजेपी ब्राह्मणों का दल, सीपीआई ब्राह्मणों का, सीपीएम ब्राह्मणों की और तृणमूल कांग्रेस ब्राह्मणों का। 3.5% ब्राह्मणों की 5 राष्ट्रीय लेवल की पार्टियां। विधेयपालिका, जहां पर विधायक और सांसद हम लोग चुनवा कर भेजते हैं, वो विधेयपालिका उनके नियंत्रण में चली गई। 55 साल कांग्रेस ने राज किया, 18 साल बीजेपी ने राज किया। कांग्रेस जाती है, बीजेपी आती है, बीजेपी जाती है, कांग्रेस आती है। आप लोगों को लगता है कांग्रेस अलग है, बीजेपी अलग है। हमने पूछा बहुत सारे लोगों को कि कांग्रेस और बीजेपी एक है। लोगों ने कहा नहीं। मैं बोला क्यों? अरे वो झगड़ते रहते हैं। मैं बोला अच्छा, ये कांग्रेस बीजेपी का झगड़ा कहाँ लगता है? तो बोले टीवी पर दिखाई देता है, पेपर में दिखाई देता है। अच्छा, साला टीवी और पेपर का झगड़ा आप लोगों को लगता है कि ये बड़ा झगड़ा है इनका? कांग्रेस और बीजेपी का झगड़ा कहां दिखाई देगा? टीवी पर दिखाई देगा। कहां दिखाई देगा? पेपर में दिखाई देगा। और हमारे लोगों को लगता है कि नहीं, अलग अलग है भाई, ये एक नहीं है। विधेयपालिका समझा रहा हूं, जहां पे हमारे भविष्य के निर्णय लिए जाते हैं। सुप्रीम कोर्ट को कानून बनाने का अधिकार नहीं है। कानून बनाने का अधिकार विधेयपालिका को, जो छात्र नौजवानों के विकास एवं कल्याण का कानून बना सकते हैं, वो विधेयपालिका। 28 दिसंबर 1885 में कांग्रेस बनाई किसने? चैटर्जी, बैनर्जी, मुखर्जी, आगरकर, गोखले, तिलक, इन ब्राह्मणों ने कांग्रेस बनाई। उस कांग्रेस में ये नागपुर का डॉक्टर केशव बड़ीराम हेडगेवार काम करता था। 1935 तक विदर्भ का जनरल सेक्रेटरी था। उसने 1925 में आरएसएस बनाई, तब कांग्रेस में ही जनरल सेक्रेटरी था। इसका मतलब कांग्रेस ने आरएसएस बनाई। आरएसएस में बंगाल का श्यामा प्रसाद मुखर्जी, बंगाल का ब्राह्मण, वो आरएसएस चलाता था। उसने 1951 में जनसंघ बनाया और उसी जनसंघ का नाम भारतीय जनता पार्टी रखा गया। अडवाणी अटल बिहारी वाजपेयी ने 1980 में, यानी कांग्रेस ने आरएसएस बनाई, आरएसएस ने बीजेपी बनाई। कांग्रेस जाती है, बीजेपी आती है, बीजेपी जाती है, कांग्रेस आती है। लोगों को लगता है कांग्रेस अलग है, बीजेपी अलग है। हम कह रहे हैं कांग्रेस और बीजेपी एक ही है। इसलिए मान्यवर काशीराम साहब कहते थे, एक सांप नाथ है, दूसरा नागनाथ है। वामन मेश्राम साहब कहते हैं,
एक राजा राम है, दूसरा सीताराम है। राजा राम जाता है, सीताराम आता है, सीताराम जाता है, राजा राम आता है, राजा राम सीताराम, सीताराम राजा राम। साला भजन चल रहा है भारत में 72 साल हो गए। और मैं मेरे अनुभव से कहता हूं, एक दादी है, दूसरा पोता है। दादी जाती है, पोता आता है, पोता जा रहा है, दादी आ रही। लोगों को लगता है कांग्रेस अलग है, बीजेपी अलग है। 1990 में कांग्रेस ने प्राइवेटाइजेशन लाया, बीजेपी अमल कर रही। काय की अलग है भाई? 2005 में कांग्रेस ने सेज लाया, बीजेपी ने 2014 में भूमि अधिग्रहण लाया। 2009 में कांग्रेस ने राइट टू एजुकेशन क्लास 1 से 8वीं तक एग्जामिनेशन खत्म कर दी कांग्रेस ने, बीजेपी अमल कर रही है। लोगों को लगता है कांग्रेस अलग है, बीजेपी अलग है। अरे भाई एक ही है। 2012 में कांग्रेस ने एफडीआई लाया, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। आज नरेंद्र मोदी जी विदेश में जाकर कंपनियों को बुला रहे हैं। कोई अलग नहीं है, एक ही है, विधेय पालिका। और जिनको आप अपना नेता मानते हो वो क्षेत्रीय नेता बन गए। मायावती मुलायम सिंह यूपी तक सीमित। जो हमारे एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी के जो छात्र नौजवान हैं, जो उनके झंडे और डंडे उठाते रहते हो और जिनको आप अपना नेता मानते हो, वो मायावती जी मुलायम सिंह यूपी तक सीमित, नीतीश कुमार, लालू प्रसाद यादव, शरद यादव, जीताराम मांझी, रामविलास पासवान, ये बिहार तक सीमित, शिबू सोरेन, अर्जुन मुंडा झारखंड तक सीमित, छोटू भाई वसावा गुजरात तक सीमित, शरद पवार, रामदास अठवले, प्रकाश आंबेडकर जी ये महाराष्ट्र तक सीमित। जिनको आप अपना नेता मानते हो वो क्षेत्रीय नेता बना दिए। हमारे समाज में कोई राष्ट्रीय लेवल का नेता निर्माण ना हो या हमारा कोई दल राष्ट्रीय लेवल का दल ना बने, इसलिए कांग्रेस ने यूपीए लाया। 33 घटक दल काम कर रहे और बीजेपी ने एनडीए लाया, 34 घटक दल काम कर रहे हैं। आप अपने समाज का प्रतिनिधि कह के उनको वोट देते हो, वो वोट यूपीए में जाता है, कांग्रेस में चला जाता है, वो वोट एनडीए में जाता है, बीजेपी में चला जाता है। बीमारी का रूट कॉज। हमारे नेता क्षेत्रीय नेता बन गए, उसके आगे जाकर हमारे नेता जाति के नेता बन गए। मायावती चमारों की नेता, मुलायम सिंह यादवों का नेता, नीतीश कुमार कुर्मी का नेता, शरद यादव लालू जी यादव यादवों का नेता, जीताराम मांझी मुसर का नेता, रामविलास पासवान पासवान का नेता, शिबू सोरेन संताल का नेता, अर्जुन मुंडा मुंडाओं का नेता, शरद पवार मराठों का नेता, रामदास जी अठवले प्रकाश आंबेडकर महारों का नेता, अडवाणी देश का नेता, अमित शाह देश का नेता, सोनिया गांधी देश का नेता, राहुल गांधी देश का नेता, हमारे नेता जाति के नेता। ये सारा हमारे नेताओं को जो क्षेत्रीय नेता बनाए और जो जाति का नेता बनाए, ये ईवीएम की वजह से बनाया गया। कोई भी आवाज नहीं उठा रहा है ईवीएम के विरोध में, क्योंकि सबके पीछे सीबीआई लगी हुई है, सबके पीछे ईडी लगी हुई है। मेश्राम साहब ये अभियान 2014 से ईवीएम के विरोध में चला रहे हैं। चुनाव आयोग ने भी अभी तक केस नहीं किया। हम सेकंड लाइन लीडरशिप के लोग भी, हम लोग भी चिल्ला रहे हैं, हमारे ऊपर भी कोई केस नहीं हो रहा है। क्यों जानते हो? खाता होगा तब ना पैसे रहेंगे। जब खाता ही नहीं होगा तो पैसे कहां से रहेंगे? जब हमारा खाता ही नहीं होगा किसी बैंक में, तो सीबीआई, एंटी करप्शन वगैरह, मीडिया ये दूर दूर तक का मामला है। जो बातें आपको बताई जा रही, विधेय पालिका में 55 साल कांग्रेस ने राज किया, 18 साल बीजेपी ने राज किया। वहां पर जो निर्णय लिए जाते वो कार्यपालिका में आते। कार्यपालिका में देश को चलाने के लिए आईएएस अधिकारी होते। हर साल 4,500 आईएएस अधिकारी लगते हैं। एससी एसटी भारत में 22.5% है, 4,500 में 22.5% होते, 1024, 612 है। ओबीसी 52% है, 4,500 में 52% होते हैं आईएएस अधिकारी, 2342, 119 है। और 2015 में ओबीसी के 314 बच्चे आईएएस की एग्जाम पास हुए। नरेंद्र मोदी जी ने क्रीमिलियर लगाकर ओबीसी के बच्चों को रिजेक्ट कर दिया। अभी तो डायरेक्ट एग्जाम नहीं होगी, वो डायरेक्ट अभी सिलेक्ट कर रहे हैं आईएएस कौन होगा। नरेंद्र मोदी जी ने किया अभी
2019 में कोई एग्जामिनेशन नहीं। सिख, ईसाई, बुद्धिस्ट, मुसलमान 10.5% है, उनके 387 IAS होने चाहिए, उनके सिर्फ 11 IAS है। और 3.5% जो ब्राह्मण है, 4,500 में 3,649 IAS अधिकारी उनके हैं। भारत में 750 जिला है, उनमें से 94 जिलों के कलेक्टर SC ST OBC माइनॉरिटी के हैं और 557 जिलों के कलेक्टर एक जात ब्राह्मणों के हैं। 26 जनवरी 1950 में संविधान लागू हुआ। लागू होने के पहले हमारे समाज में कोई पढ़े लिखे लोग नहीं थे, ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट। 50 में संविधान लागू हुआ। 70 के दशक तक भी हमारे समाज के कोई पढ़े लिखे ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट लोग नहीं थे। जब वैकेंसी निकलती थी 70 के दशक तक, तो कलेक्टर इंटरव्यू लेने के लिए रहता था और कलेक्टर कहता था कैंडिडेट नॉट अवेलेबल फॉर दिस पोस्ट। पढ़े लिखे ही लोग नहीं थे। 70 के दशक तक ये लोग कहते थे कैंडिडेट नॉट अवेलेबल फॉर दिस पोस्ट। आज हमारे समाज के लाखों करोड़ों बच्चे पढ़ लिख कर बाहर आए, अभी कहते हैं कैंडिडेट अवेलेबल, बट दोज अवेलेबल आर नॉट सुटेबल। हो गया सत्यानाश। अभी कहते हो अवेलेबल है लेकिन लायक नहीं है। क्या कह रहे हैं? नालायक है। हमको कह रहे हैं नालायक है। अवसर मिलने पर बताएंगे कौन लायक है और कौन नालायक है। तब तक काम करते रहना है। अवसर जरूर मिलेगा, हमको भी मिलेगा। सिर्फ 10 साल, इसलिए सुबह के सत्र में कहा 10 साल इन्वेस्ट करना है। 200% गारंटी। क्यों बोल रहा हूं 200% गारंटी? आगे मटका पीछे झाड़ू था है अभी है? ये अगर हो सकता है? कभी किसी लोगों ने सोचा था जूते चप्पल सिलाने वाले सिंहासन पर बैठेंगे? कभी सोचा था? बैठ गए। हो सकता है, भाईचारा का आंदोलन चलाने से हो सकता है। न्यायपालिका, सुप्रीम कोर्ट के 36 जज होते हैं, उनमें से 33 जज एक जात जाति के, और हाई कोर्ट के 600 जज होते हैं, उनमें से 582 एक जाति के, ब्राह्मण जाति के, और 18 जज SC OBC माइनॉरिटी। और भारत के इतिहास में आदिवासी का अभी तक हाई कोर्ट का जज नहीं बना। मीडिया में, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, सारे टीवी चैनल उनके, प्रिंट मीडिया में सारे प्रिंट मीडिया उनका, सारे पेपर उनके। भारत में करीबन 6000 टीवी चैनल चलते हैं। 6000 टीवी चैनल उनके, 75,000 पेपर चलते, डेली, साप्ताहिक, मासिक, त्रैमासिक, वार्षिक मैगजीन सारे उनके। ट्रेडिशनल मीडिया में आप जिनको महाराज कहते हो वो महाराज नहीं है, वो RSS, विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल के पूर्णकालीन प्रचारक है, वेल एजुकेटेड है, हायर एंड प्रोफेशनल एजुकेशन लिए हुए है। इतना ही नहीं, फॉरेन एजुकेशन लिए हुए। ट्रेडिशनल और वोकल मीडिया में लाखों प्रचारक है, 6 लाख गांव में काम करते रहते 24 घंटे। हमें गुलाम बनाने के लिए वो लोग 24 घंटे काम कर रहे हैं। आजाद होने के लिए आप कितना समय लगा रहे हो? क्या कभी हम लोगों ने खुद की समीक्षा की? नहीं। समाज व्यवस्था ब्राह्मणों के नियंत्रण में, शासन व्यवस्था ब्राह्मणों के नियंत्रण में। ये व्यवस्था की समझ हमारे बच्चों को नहीं है, इसीलिए ये व्यवस्था जो है विषमतावादी है, गैर बराबरवादी है। इस वजह से हमारे समाज में जब पढ़ लिख कर बच्चे सेंट्रल यूनिवर्सिटी में जाते हैं या हायर प्रोफेशनल एजुकेशन में जाते हैं, एक व्यक्ति पैदा हुआ था इस धरती पर, राष्ट्रपिता ज्योतिराव फुले आधुनिक भारत में माली जाति के थे। एक व्यक्ति आधुनिक भारत में पैदा हुए थे, राष्ट्रपिता ज्योतिराव फुले OBC के थे। उन्होंने क्या कहा जानते हो? उन्होंने कहा कि जब तक अंग्रेज माए बाप भारत में है तब तक भारत के शूद्र अतिशूद्रों ने ब्राह्मणों के गुलामी से मुक्त होने के लिए जल्दी करनी चाहिए। क्लियर आइडेंटिफिकेशन, खुद की टर्मिनोलॉजी। फिर डॉक्टर बाबा साहब आंबेडकर पैदा हुए। बाबा साहब आंबेडकर को फॉरेन एजुकेशन मिला, विलायती शिक्षा बाबा साहब आंबेडकर को मिली। एक व्यक्ति ने ऐसी कलम चलाई कि इनका
5000 साल का जो धर्म ग्रंथ था आर्टिकल 13 में हवा में उड़ा दिया। जाओ साला, तेरा गंगा में बहा दिया एक व्यक्ति। ये लोग सोच रहे हैं कि इस समाज के अगर बच्चे हायर एंड प्रोफेशनल एजुकेशन में अगर जाएंगे, एक व्यक्ति ने कलम चलाई, इतनी वाट लगा दी, अगर हजारों बच्चे अगर तैयार हो जाए और उनका तर्क अगर विकसित हो जाए तो क्या होगा। इसलिए उस बच्चों के साथ में रेशियल डिस्क्रिमिनेशन का व्यवहार होता है, वंशवादी व्यवहार होता है, वंशभेदी व्यवहार होता है, जातिवादी व्यवहार होता है। और हमारे समाज में छात्रों को, नौजवानों को व्यवस्था की समझ नहीं है। जब डॉक्टर पायल तड़वी की सुसाइड हुई, उसके मम्मी ने भारतीय विद्यार्थी मोर्चा को पत्र लिखा, कांग्रेस बीजेपी को नहीं, ध्यान रखो। डॉक्टर पायल तड़वी के मम्मी ने भारतीय विद्यार्थी मोर्चा को पत्र लिखा और जब हम लोगों ने उसके ऊपर एक्शन ली, प्रेशर में आ गया था। और महाराष्ट्र में जन आक्रोश मोर्चा हम लोगों ने निकाला, जलगांव में पायल तड़वी की मम्मी भी आई थी, पिताजी भी थे, भाई भी थे। और मैंने उस मंच से कहा था कि छात्र नौजवानों को यह अपील करता हूं कि बामसेफ यूनिवर्सिटी में जुड़ जाइए, एडमिशन ले लीजिए। भारत का कोई भी छात्र सुसाइड नहीं करेगा, ध्यान रखो, कोई भी छात्र नहीं करेगा। अगर वो 9 साल का बच्चा अगर कह रहा है कि मेरा इसलिए नाम कैंसल हुआ कि वो ब्राह्मणों की स्कूल है, 9 साल के बच्चे में ये समझ अगर डेवलप हुई, इसका मतलब वो बच्चे का परिवार जो है वो बामसेफ का कार्य करता है। वो जब अधिवेशन में आते होंगे या किसी कार्यकर्ता में जाते होंगे तो बच्चों को भी लेकर जाते होंगे। जो भी छात्र नौजवान है, आप लोगों ने इस यूनिवर्सिटी में दाखिला लेना चाहिए। एक भी सुसाइड नहीं करेगा, उसकी गारंटी, 200% गारंटी, एक भी नहीं करेगा। ये क्यों हो रहा है? इसलिए ये सब्जेक्ट लगाया गया क्योंकि हमें जो शिक्षा मिली वो एकेडमिक एजुकेशन है। एकेडमिक एजुकेशन का मतलब होता है माय एजुकेशन इज फॉर माय करियर। जो भी बच्चा पढ़ाई कर रहा है करियर के लिए, और वही करियर खत्म किया जा रहा है। करियर बचाने के लिए भारत में कोई अभियान नहीं चल रहा है, नौकरी बचाने के लिए भारत में कोई अभियान नहीं चल रहा है, लेकिन बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं करियर के लिए। दुनिया में जितने भी साइंटिस्ट पैदा हुए, कोई 10वीं फेल है, कोई 7वीं फेल है। अगर गिने चुने लोग अगर छोड़ दिया जाए तो बाकी के सारे 7वीं 4वीं पढ़े लिखे लोग दुनिया में साइंटिस्ट बने। क्यों? क्योंकि उनको जो शिक्षा मिली, माय एजुकेशन इज फॉर माय सोसाइटी थी। भारत में एक समान शिक्षा प्रणाली होनी चाहिए। भारतीय विद्यार्थी युवा मोर्चा 2020 में हम एक समान शिक्षा प्रणाली का आंदोलन चलाने वाले हैं कि इस देश में दोहरी शिक्षा प्रणाली चल रही है। दोहरी शिक्षा प्रणाली क्या है? अमीर के बेटे के लिए अलग स्कूल और गरीब के बेटे के लिए अलग स्कूल, और कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन साले एक लगाते हैं, वो अलग अलग नहीं। अगर एक समान शिक्षा प्रणाली होगी तो अमीर का बेटा भी वही स्कूल में पढ़ेगा और गरीब का बच्चा भी वही स्कूल में पढ़ेगा। फिर देखते हैं मेरिट किसका है। एक समान शिक्षा प्रणाली का आंदोलन अभी 2020 में हम लोग शुरू करने जा रहे हैं। ये जो जेएनयू का जो मामला चल रहा है, जेएनयू के छात्र का हम लोग समर्थन कर रहे हैं क्योंकि हमारे SC ST OBC माइनॉरिटी के छात्र हैं। और उस रेफरेंस में अभी नवंबर लास्ट वीक में हम लोग ज्ञापन, धरना प्रदर्शन और एजिटेशन का भी प्लान हम लोग बना रहे हैं। नवंबर एंड तक हम लोग ये सारा प्लान बनाकर ऑल महाराष्ट्र में ही नहीं बल्कि ऑल इंडिया में ज्ञापन, धरना प्रदर्शन और एजिटेशन का प्लान हम लोग बनाएंगे और करेंगे। साथियों, एक है शैक्षणिक शिक्षा, एक है सामाजिक शिक्षा। शैक्षणिक शिक्षा क्या है? आप 10वीं पढ़े लिखे हो सकते हो, 12वीं हो सकते हो, ग्रेजुएट हो सकते हो, पोस्ट ग्रेजुएट हो सकते हो, आप MPhil हो सकते हो, PhD हो सकते हो, डॉक्टर हो सकते हो, वकील हो सकते हो, इंजीनियर हो सकते हो, प्रोफेसर हो सकते हो, आप IAS, IPS, IFS, IRS अधिकारी हो सकते हो। ये एकेडमिक एजुकेशन है, ये एकेडमिक एजुकेशन है जिसका उद्देश्य है माय एजुकेशन इज फॉर माय करियर।
अगर हमें सामाजिक शिक्षा अगर मिलती, सामाजिक शिक्षा से सामाजिक आस्था पैदा होती, सामाजिक आस्था से सामाजिक ईमानदारी पैदा होती, सामाजिक ईमानदारी से सामाजिक आंदोलन खड़ा होता और सामाजिक आंदोलन से इस देश में सामाजिक क्रांति हो गई होती। हमें सामाजिक शिक्षा अभी तक मिली नहीं, जिस वजह से हमारे अंदर सामाजिक ईमानदारी पैदा नहीं हुई। सामाजिक ईमानदारी का एक उदाहरण आपको मैं देना चाहता हूं। वामन मेश्राम साहब का कार्यक्रम बॉम्बे में लगा हुआ था। बॉम्बे में एक बैंक मैनेजर था। हमारे कार्यकर्ता बैंक मैनेजर के पास में गए, पत्रक दिए और पत्रक देने के बाद में वो बैंक मैनेजर को हमारे कार्यकर्ताओं ने कहा हेलो, वो बैंक मैनेजर को हमारे कार्यकर्ताओं ने कहा कि ये मेश्राम साहब का ऐसा ऐसा कार्यक्रम लगा हुआ है, थोड़ा ये चेक करो। शुरू हुआ गया, कहा कि मेश्राम साहब का कार्यक्रम लगा हुआ है, हम लोग ऐसा ऐसा आंदोलन भारत में चला रहे हैं SC ST OBC माइनॉरिटी के लिए। तो अगर आप साथ और सहयोग देते हैं तो इस देश में जल्द से जल्द क्रांति हो जाएगी। जब आधा घंटा सामाजिक ईमानदारी क्या है उसका उदाहरण दे रहा हूं, आधा घंटा समझाने के बाद में वो मैनेजर ने सुना, ध्यानपूर्वक सुना, और सुनने के बाद में बोल रहा है आप मुझे क्यों बता रहे मुझे? अगर आपको समाज का काम करना है तो गरीबों में जाना चाहिए, झोपड़पट्टी में जाना चाहिए, मुझे क्यों बता रहे? मेरी 1.5 लाख रुपए सैलरी है, मेरी बीवी की सैलरी 1.5 लाख रुपए है, सुपर क्लास 1 अधिकारी है, हमारे घर में 3 लाख रुपए सैलरी आती है, हमारे बच्चे उस स्कूल में पढ़ाई करते जहां पे फिल्म इंडस्ट्री के बच्चे पढ़ाई करते हैं, मुझे क्यों बता रहे? अरे आपको तो झोपड़पट्टी